फिजिक्स का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा देखा था गॉस के सूत्र का निगमन हमारा हो चुका था, ठीक है ना। और आज हम उसके बाद का देखेंगे। गॉस के प्रमेय का जो सूत्र था निगमन हो चुका था, उसके बाद हमें अब क्या जानना है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग जानने हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग जानने के पहले हम कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक जान लेंगे कि हमारे यहाँ रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अगर ये समझा जाए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय मतलब क्या हो, सरल रेखा हो। रेखीय मतलब क्या हो जाए हमारा, एक सरल रेखा। ये कोई सरल रेखा होगी, पतली सी कोई रेखा होगी हमारी यहाँ, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक सरल लाइन कहेंगे। तो इन्होंने कहा क्या कि रेखीय आवेश घनत्व को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इन्होंने कहा क्या कि जब आवेश किसी सरल रेखा के, इन्होंने क्या कहा कि जब आवेश किसी सरल रेखा के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो। कैसा वितरित होगा, यह एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहा, जब आवेश किसी सरल रेखा में एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। कंफर्म। तो चलो अब इसकी परिभाषा लिखी जाए। तो पहले चित्र बना लेंगे हम लोग, एक पतली सी लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, और इस पर एक समान रूप से आवेशों को क्या कर देंगे हम, वितरित कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर पहले छड़ बनाई जाएगी हमारी, एक सरल रेखा बनाई जाएगी और इस सरल रेखा पर क्या किया जाएगा, एक समान रूप से आवेशों को वितरित किया। अब परिभाषा देखा जाए क्या बनेगा। इन्होंने कहा कि जब किसी रेखा पर, सरल रेखा पर आवेश एक समान रूप से, किस रूप से वितरित हो, एक समान रूप में वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे समझा जाए, ध्यान देना, और यहाँ पे देखो, बात करो, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम किस प्रकार से करेंगे, लैम्डा से लिखेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व बराबर रेखीय आवेश घनत्व को किससे गुणा करते हैं हम, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाए, देखो आवेश कहां पे वितरित हो, एक सरल रेखा बराबर, सरल रेखा की लंबाई हम सपोज कर रहे हैं कितनी रही हमारी, l। तो इस लंबाई अगर l रही तो इस पर क्या होगा, आवेश एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो। कौन वितरित हो रहा है, आवेश। तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश बटे में क्या हो जाएगा बताओ, सरल रेखा की लंबाई, रेखा की या छड़ की लंबाई, रेखा की लंबाई। अब यहां पे समझा जाए, यह देखा है तो एक छड़ भी हो सकती है। अब यहां पे समझेंगे, ध्यान देंगे कि यह रेखीय आवेश घनत्व बराबर सूत्र क्या निकलेगा, लैम्डा बराबर कितना निकल जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, q बटे में रेखा की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, l। ठीक। अब हमने किया क्या, अगर इसका मात्रक निकाला जाए, मात्रक निकालेंगे तो हमारा इसका मात्रक कितना निकल जाएगा, आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कितना आ जाएगा, यहाँ से आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम, अब बटे में क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ से मात्रक हमारा क्या निकल जाएगा, कूलाम पर मीटर। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा। अब इन्होंने कहा क्या, अगर इस छड़ को मोड़कर, अगर इस रेखा को मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए, इसको दोनों कोनों को पकड़ा जाए और इसे क्या कर दिया जाए, मोड़कर वृत्त बना दिया जाए। तो अगर इसे देखो, लिखेंगे वृत्त बनाने पर अगर वृत्त बन गया, ये क्या हमारा बन गया, एक वृत्त बन गया, ठीक है ना। इस l लंबाई को हमने मोड़कर क्या किया, एक वृत्त बना दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब क्या किया जा रहा है, छड़ को या रेखा या छड़ को मोड़कर क्या किया जा रहा है, छड़ को मोड़कर
मोड़ कर क्या कर दिया जाए, वृत्त बना दिया जाए, वृत्त बना दिया जाए। तो यहाँ भी समझिएगा, अगर इसे मोड़कर वृत्त बना दिया गया तो यह आवेश कहाँ पे वितरित हो जाएगा, इस बार इस वृत्त की टोटल परिधि पर वितरित हो जाएगा हमारा। देखेंगे अब एक समान रूप से आवेश कहाँ पे वितरित हो जाएगा, इस वृत्त की परिधि पर, इस वृत्त की परिधि पर। इसका कंफर्म है? तो हमारा क्या हो जाएगा, तब रेखीय आवेश घनत्व बराबर कितना हो जाएगा, तब रेखीय आवेश घनत्व बराबर, रेखीय आवेश घनत्व, तब रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर, यहाँ पे बताओ ऊपर हमारा कितना होता था आवेश, और नीचे यह लंबाई किसके बराबर हो गई, इस बार यह लंबाई किसके बराबर हो गई, वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि लंबाई किसके बराबर हो जाएगी हमारी, यह छड़ की लंबाई किसके बराबर हो गई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो यहां से अगर समझा जाए तो यह लंबाई l बराबर, अच्छा वृत्त की परिधि हमारी कितनी होती है, हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। तो हम सूत्र जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व बराबर का कितना होगा, q अपॉन l, तो यह होता है, लेकिन l के स्थान पे जब वृत्त बन जाएगा तब हमें कितना रखना होगा बताओ, 2 पाई r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r। तो यह हमारा सूत्र कब लगेगा, यह कब लगेगा जब एक सरल रेखा रहेगी या कोई छड़, पतली छड़ रहेगी, और यह कब लगेगा जब उसको मोड़ कर क्या कर दिया जाएगा, हमारा कोई वृत्त बना दिया जाएगा, ठीक है ना। मात्रक वही हमारा रहेगा कूलाम पर मीटर। तो इससे नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे हम। अब देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर यह देखा जाए कि हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो समझा जाए पृष्ठीय मतलब यह लग रहा होगा कि कोई एक समतल पृष्ठ रहा होगा। अब पृष्ठ मतलब जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो व्हाइट बोर्ड का यह क्या हो गया, यह एक सतह हो गई। इसे अगर इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। कंफर्म? तो हमारा यह परिभाषा कैसे बनेगी, पहले देखा जाए तो पहले देखिए इसका चित्र बना लिया जाए। चित्र हमारा कैसे, कुछ ऐसे एक सतह रहेगी, कोई क्या रहेगी, सतह रहेगी, मतलब उसका कुछ क्षेत्रफल रहेगा, उस सतह का क्या रहेगा, क्षेत्रफल, तभी हमारा क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है ना। और इस सतह पर आवेश कैसा होगा, हमारा एक समान रूप से वितरित होगा। इस सतह पर आवेश कैसे वितरित होगा, हमारा एक समान रूप से। ध्यान देंगे इसे हम ध्यान देंगे। इन्होंने कहा क्या कि यदि किसी पृष्ठ के, यह हमारा एक, ये देखो अगर यह व्हाइट बोर्ड देखा है तो यह हमारा इसका क्या हो गया, एक पृष्ठ हो गया। इन्होंने कहा यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, इसका कुछ एरिया होगा, लंबाई और चौड़ाई होगी हमारी, क्षेत्रफल पर आवेश कैसा वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसकी परिभाषा लिख लिया। इन्होंने कहा जब आवेश किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल में, कहां पे वितरित है बताओ, क्षेत्रफल में ना, संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से, किस प्रकार से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाएगा, आवेश घनत्व कहा जाएगा, कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रतीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रतीक क्या होता है, हमारा प्रतीक क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रतीक हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा। कंफर्म? तो इन्होंने कहा क्या, अब अगर इसका सूत्र देखा जाए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र देखा जाए तो सिग्मा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आवेश क्या वितरित हो रहा है, आवेश ही वितरित हो रहा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आवेश, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा
क्षेत्रफल बटे में कितना हो जाएगा, आवेश कहाँ पे वितरित हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में वितरित हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आवेश बटे कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। कंफर्म। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा सिग्मा बराबर क्या निकल जाएगा, Q अपान A। कंफर्म। Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, और ये क्या रहेगा हमारा क्षेत्रफल रहेगा। अब यहाँ से हमारा सूत्र यह हो गया। तो अब मात्रक अगर हम देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कितना हो जाएगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कितना हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो हमारा आवेश का मात्रक हमने जानते हैं कितना होता है हमारा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। अब बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है, तो मात्रक कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। कंफर्म। तो अब यहाँ पे समझेंगे हम हर चीज को अगर हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और अगर समझ में आ रहा हो तो फिर हम आगे चले। अब यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए अगली हेडिंग हमारी क्या चलने वाली है, आत्मक आवेश घनत्व या फिर आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। अगर इसे देखा जाए या आयतन आवेश घनत्व का सिंबल क्या हो जाएगा, रो, ठीक है ना। अब यह आयतन आवेश क्या हो जाएगा, आयतन से लग रहा होगा कि वह वस्तु कैसी रही होगी, उसका ठोस रही होगी, मतलब प्रत्येक पार्टिकल उसके एक दूसरे के कट पास में कैसे होंगे, सटे रहेंगे। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि इस बार हमें क्या लेना पड़ेगा, बताओ, कोई ठोस वस्तु लेनी पड़ेगी। ठोस वस्तु का मतलब क्या हो गया, कोई गेंद हो गई और गेंद अंदर से कैसी है, ऊन से भरी हुई है, ठीक है ना, खोखली नहीं, ठीक है ना। तो अगर यह प्यारा कोई ठोस गेंद रही है, देखो यहाँ पे कैसी गेंद रही, हमारी ठोस गेंद रही, यह हमारी ठोस गेंद रही। तो इन्होंने परिभाषा क्या बताया, ध्यान दिया जाए तो यह समझ लिया हमारा क्या रहा, कोई गोला, क्या रहा, कोई गोला। गोला कैसा रहेगा हमारा, यह ठोस, यह गोला कैसा रहा, ठोस। तो इसमें आप लोग समझ जाएगा यह गोला कैसा होगा हमारा, ठोस। यह वृत्त नहीं, हमारा क्या रहा, गोला। अब इन्होंने यह आयतन आवेश घनत्व का क्या परिभाषा बताई, उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, मतलब इसके पूरे का पूरा जो एरिया होगा, इसका जो आयतन होगा, उसमें क्या हो जाए, आवेश कैसा हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कह देंगे हम, आयतन आवेश घनत्व। इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आवेश कहां पे वितरित हो, पूरे के पूरे आयतन में, पूरे के पूरे आयतन में, यह जो इसका आयतन होगा, इसके संपूर्ण आयतन में आवेश क्या हो जाए, वितरित हो जाए, एक समान रूप से। कैसा वितरित होगा, एक समान रूप से वितरित हो। संपूर्ण आयतन में किस प्रकार से वितरित हो हमारा, एक समान रूप से। अगर एक समान रूप से वितरित होगा तो इसे क्या कह देंगे हम, आयतन आवेश घनत्व कह देंगे, ठीक है। तो चलो इसकी परिभाषा लिख लिया, लिखेंगे जब आवेश किसी वस्तु के कहां पे वितरित हो, के संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण, इसके पहले क्षेत्र पृष्ठीय वाले में क्या था, संपूर्ण क्षेत्रफल में वितरित हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, संपूर्ण आयतन में। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित हो, में समान रूप से ना, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, अच्छा, इस आयतन आवेश घनत्व का सिंबल हमने बताया क्या रहेगा हमारा, रो। कंफर्म। तो अब इसका अगर सूत्र देखा जाए तो हमारा आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व बराबर, या आयतन आवेश घनत्व बराबर सूत्र कितना निकलेगा, रो बराबर हमारा यहाँ से देखा जाए, ध्यान देंगे क्या वितरित हो रहा है, आवेश। तो ऊपर तो हमारा क्या रहेगा, आवेश रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, संपूर्ण आयतन में वितरित हो रहा, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा आयतन। यह लाइन कंफर्म रही। अब इन्होंने कहा क्या, अब ये दो बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, Q अपान कितना लिख सकते हैं, V, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सूत्र निकल गया। जब यह कब लगेगा, जब आवेश कहाँ वितरित होगा, किसी गोले या किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। तो अब इसके बाद इन्होंने मात्रक बताया, देखिए अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो मात्रक कितना आ जाएगा इसका, अगर देखा जाए तो आवेश का मात्रक हम जानते हैं कितना होता है, कूलम। और इसका अगर हम आयतन का मात्रक देखें तो आयतन का कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सूत्र होता है हमारा,
मात्रा कितना हो जाएगा इसका मीटर का क्यूब। कंफर्म। अब इन्होंने कहा क्या, अब आयतन अगर मान लिया जाए कि गोले का होगा, अगर यह आयतन किसका हो रहा है हमारा गोले का हो रहा है, तो इस आयतन के स्थान पे गोले का आयतन हमारा कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अगर इस गोले की रेडियस हमारी कितनी रेडियस सेंटर है यहां से यहां तक की हमारी त्रिज्या हो गई। अब इन्होंने कहा कि अगर ये केंद्र O रहा, ठीक है ना, तो इन्होंने कहा यदि 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 वस्तु कैसी हो, वस्तु गोलाकार, किस प्रकार की हो, गोलाकार हो, गोलाकार हो, वह जो ठोस वस्तु थी वह किस प्रकार की हो गई गोलाकार, तब गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए V बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। यह तो हमारा आयतन का सूत्र होता है गोले का। अब इस V के स्थान पे क्या हम इसको रख सकते हैं, जाहिर सी बात रख सकते हैं। अगर गोले का आयतन है तो गोले का आयतन का सूत्र तो रखेंगे ही हम, कंफर्म। तो अगर इसके बाद देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, रो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो ऊपर तो क्यूब रहा ही रहा और V के स्थान पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। तो ये 3 कहां पे चला जाएगा ऊपर, तो रो बराबर कितना निकल जाएगा यहां से 3 क्यूब बटे कितना निकल जाएगा यहां से 4 पाई r का क्यूब। तो यह कब निकलेगा, जब वस्तु व ठोस वस्तु किस प्रकार की होगी, गोलाकार होगी। अगर आयतन दिया तो हम किस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर लेंगे, फिर आगे देखा जाए। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा 3 टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक हुआ, पहला रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कब लगेगा, जब आवेश कैसा वितरित होगा, किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व कब लगेगा, जब किसी क्षेत्रफल में वितरित हो, तब उसे क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक। अब सबसे आगे टॉपिक हमारा क्या चला बताओ, आयतन आवेश घनत्व। यह कब लगेगा हमारा, जब आवेश कहां वितरित हो, किसी कब कहां पे वितरित हो, जब संपूर्ण आयतन में वितरित, ठोस के आयतन में वितरित हो, तो वहां पे क्या लगेगा, आयतन आवेश घनत्व। अगर यह इन तीनों टॉपिकों को हम अच्छे से याद रखें, क्योंकि अब इसका प्रयोग होगा, इन जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है ना। गॉस के नियम की सहायता से विभिन्न सूत्रों को क्या करना, प्राप्त करना, ठीक है ना। तो वहां पे इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम समझेंगे क्या। तो सबसे पहले हम गॉस का नियम का अनुप्रयोग, गॉस का नियम किस पर लगाने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार हुई, यह समझना मेरी बात। इन्होंने कहा कि अनंत लंबाई का, ये कितनी लंबाई का हमारा है, अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित तार रहा, यह वायर की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, यह बताओ, यह वायर की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित तार, यह आगे की ओर से बढ़ता है, ठीक है ना। अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित तार के आवेशित तार के निकट, निकट मतलब यहाँ पे किसी पॉइंट, अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं कोई पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ये बताइए, जब गॉस की प्रमेय बताई गई थी तो वहां पे क्या बताया गया था कि गॉस की प्रमेय हमेशा किस पर लगेगी, एक बंद पृष्ठ पर। कहां पे लगेगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं होंगी, नहीं होंगी। तो ये जो पॉइंट P हम ले रहे हैं, मेरी बात समझेंगे, ये जो पॉइंट P ले रहे हैं, इससे पहले हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इससे हम किसी कल्पना करेंगे, ध्यान देंगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट P से क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब ये बंद पृष्ठ देखो हम इस समय किस प्रकार से ले रहे हैं, बेलनाकार। अच्छा बेलनाकार है, देखो हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कर लिया हमने, यहाँ पे देखो यह बंद पृष्ठ की हमारी कल्पना हो गई। अब एक बात बताइएगा, यह हमारी यल लंबाई की छड़ रही, यल लंबाई की क्या रही, छड़ रही, ध्यान दिया जाए, यह यल लंबाई की छड़ हो गई। अब हमने इस पॉइंट P पर जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो उससे एक बंद पृष्ठ की हमने क्या की, कल्पना की। यह देखो पृष्ठ किस प्रकार से हमें दिख रहा है, बेलनाकार। अच्छा बेलनाकार क्यों बन रहा है, क्यों वृत्ताकार क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यह जब छड़ काटी जाएगी तो इसका प्रत्येक जगह का एरिया, अगर यह काटी जा रही है तो प्रत्येक एरिया हमारा कैसा होगा, एक समान रूप से आवेश होगा, एक समान रूप से होगा। अब अगर यह वृत्ताकार होती तो कहीं पर ज्यादा होता, कहीं पर कैसा होता, कम होता। अगर काटने पर वृत्ताकार अगर यहाँ पे बनाया जाता तो कहीं पर ज्यादा आवेश होता, कहीं पर कैसा होता, यह एक समान रूप से नहीं होता हमारे यहाँ पे। ये अगर इसीलिए क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। और हम जानते हैं अगर बेलन बनेगा तो बेलन का प्रत्येक भाग जो कटेगा उस पर हमारी मात्राएं कैसी रहेंगी, आवाज की मात्राएं कैसी रहेंगी, हमारी एक समान रूप से रहेंगी, ठीक है ना।
यह प्रत्येक जगह के एरिया हमारा कैसा हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा कैसा होगा, एक समान रूप से होगा। इसलिए हमने इसको किस प्रकार से बनाया, बेलनाकार बनाया। कंफर्म, वृत्ताकार को नहीं बनाया गया, समझ में आ रहा है ना। चलो तो अगर देखा जाए अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है हमें। तो पहले सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा यह रहेगा कि हम देखेंगे इसके कितने क्षेत्रफल हो रहे हैं, या जो छड़ ली गई है इसके कितने क्षेत्रफल हो रहे हैं। अगर सपोज किया जाए यह एक छड़ है तो इसके कौन कौन से क्षेत्रफल हो सकते हैं। पहला यह ऊपर वाला क्षेत्रफल हो सकता है कि नहीं, यह ऊपर वाला पहला क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखो अगर ध्यान दिया जाए कि यह एक छड़ रही, यह एक छड़ हो गई, तो इसके कितने क्षेत्रफल होने वाले हैं। यह एक ऊपर वाला क्षेत्रफल होगा, एक कौन सा होगा, एक नीचे वाला क्षेत्रफल होगा, और एक कौन सा होगा, यह लंबाई वाला क्षेत्रफल होगा। यह पूरा का पूरा क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो देखा जाए तो इसमें कितने क्षेत्रफल टोटल होने वाले हैं, 3 क्षेत्रफल होने वाले हैं। पहला कौन सा, यह ऊपर वाला, पहला कौन सा हो जाएगा, S1, यह ऊपर वाला क्षेत्रफल हो गया। दूसरा कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा, यह S2, नीचे वाला क्षेत्रफल हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा, यह लंबाई के कारण, यह लंबाई के कारण क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। यह लंबाई के कारण देखा जाए तो यह हमारा कितना हो जाएगा, S3। ये टोटल लंबाई के कारण जो क्षेत्रफल हो रहा है यह वाला क्षेत्रफल है, उसे हम क्या कहेंगे, S3 कहेंगे। अच्छा याद कीजिए आप लोग, मैंने बताया था कि जब गॉस की प्रमेय के पहले जब बताया गया था फ्लक्स की परिभाषा, उसमें बताया गया था कि क्षेत्रफल हम जो लेते हैं, या जो क्षेत्रफल लेते हैं उसमें बल रेखाएं, और क्षेत्रफल कैसा होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। या अगर पृष्ठ है तो क्षेत्रफल कैसे लिया जाएगा, पृष्ठ के अभिलंबवत। अभिलंबवत मतलब क्या, परपेंडिकुलर लिया जाएगा। अगर यह पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिया जाएगा, इस पृष्ठ के अभिलंबवत। कंफर्म है ना। अब यहाँ पे समझो, अगर यह क्षेत्रफल हो गया तो यह पहला क्षेत्रफल ऊपर रहा, दूसरा यह लंबाई के कारण हुआ, तीसरा यह नीचे रहा। तो अगर यह क्षेत्रफल पहला ऊपर वाला जो है, तो इसका अगर हमें निकालना रहे एरिया की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, तो यह बताओ। क्षेत्रफल इस प्रकार का रहा तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर, अर्थात तो कहां पे रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी हमारा। तो यह समन पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कहां पे हो जाएगी, हमारी ऊपर की ओर। कंफर्म। इसी प्रकार अगर S2 पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल हो गया, अब इसका एरिया क्षेत्रफल की दिशा कहां होने वाली है, क्षेत्रफल तो यह रहा, क्षेत्रफल की दिशा कहां पे रहेगी, हमारी नीचे की ओर। इस क्षेत्रफल की दिशा कहां पे हो गई, हमारी नीचे की ओर। अब तीसरा क्षेत्रफल, यह वाला क्षेत्रफल रहा। अब इस क्षेत्रफल की दिशा की बात की जाएगी तो यह तो परत हो गई हमारी। अब क्षेत्रफल कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर आगे की ओर होगा कि नहीं होगा। तो इस वाले भाग के कारण जो क्षेत्रफल होगा वह कहां पे हो जाएगा, S3 कहां पे हो जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा। S3 कहां पे हो जाएगा, S1 ऊपर रहा, S2 कहां पे रहा, नीचे की ओर, और S3 कहां पे लग जाएगा, इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर आगे की ओर लग जाएगा। ये इतना कंफर्म है। अब मुझे एक बात बताना है, यहां समझना। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए तो क्या हो जाएगी, अगर ये धनावेशित छड़ रही, अगर ये कैसी छड़ रही बताओ, धनावेशित छड़ रही, अगर ये छड़ किस प्रकार से रही, धनावेशित, तो हम जानते हैं कि बल रेखाएं धनावेश से क्या होती है, निकलती हैं। बल रेखाएं चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र कहां से होता है, धनावेश से कहां पे जाता है, ऋणावेश की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जाएगी बताओ। अगर ये पॉइंट P है तो पॉइंट P में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जाएगी, यह भी कहां पे होगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी, आगे की ओर। यह लाइन का कंफर्म है। हम जानते हैं धनावेश से बल रेखाएं निकलती है, कहां पे निकलती है, ऋणावेश की तरफ जाती है, मतलब यहां से बल रेखाएं कहां पे निकलेंगी, आगे की ओर जाएंगी। ठीक है। पहले का चुंबकीय क्षेत्र, पहले का क्षेत्रफल का हमारा दिशा कैसी होगी, ऊपर की ओर, दूसरे के क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर, तीसरे की आगे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो गई, हमारी आगे की ओर। अब चलो यहाँ पे हम निकालते हैं, अब निकालते हैं एक समान रूप से क्या, आवेशित चुंबकीय क्षेत्र के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक समान लंबाई की तार के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको तीनों भागों का, इस पहले भाग के कारण कटने वाला फ्लक्स, इस बिंदु पर कटने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर दूसरे भाग के कारण भी निकालेंगे, फिर इस तीसरे भाग के कारण भी निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर ये लंबाई की छड़ हो गई तो इसका कौन सा घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा कि आयतन आवेश घनत्व होगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। मैंने बताया था अगर यह लंबाई की कोई छड़ ली जाएगी तो उसके लिए कौन सा घनत्व लगाया जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा क्या लिखेगा रहेगा, गॉस के अनुप्रयोग लगाने से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, छड़ का रेखीय आवेश घनत्व बराबर रेखीय आवेश घनत्व। अगर छड़ का रेखीय आवेश घनत्व देखा जाए तो लेम्डा होता है कि नहीं होता है, तो लेम्डा बराबर कितना हो जाएगा, कितना होता है, सूत्र कितना होता था, अभी पीछे बताया गया Q/L होता था हमारा।
ठीक है। तो यह हम क्या करेंगे, इसको रखे रहेंगे, मतलब इसको हम अब इसका यूज होगा, ठीक है ना। इस समीकरण में क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट कंफर्म। अब चला जाए, अब हमें क्या करेंगे, तीनों भाग पर पहले तीनों क्षेत्रफलों के कारण, पहले दूसरे तीसरे तीनों के कारण बिंदु पर P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र के कटने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे पहले भाग के कारण, देखिए S1 क्षेत्रफल के कारण, S1 क्षेत्रफल के कारण या S1 भाग के कारण, S1 भाग के कारण क्या, बिंदु P पर, बिंदु कहां पे, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। S1 इस ऊपर वाले भाग के कारण कहां पे निकाला जा रहा है, इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकाला जा रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होता है हमारा फाई, और S1 निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे इससे फर्स्ट डाल दिया जाए क्योंकि S1 यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कितना हो जाता, सूत्र हमारा कितना होता देखा जाए, होता था वेक्टर E इंटू कितना होता था, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, वेक्टर E इंटू कितना होता था, DA, वेक्टर DA, यहाँ से अगर वेक्टर हट जाता था, वैसे तो होता था वेक्टर E इंटू वेक्टर A होता था। अब ये वेक्टर हटता था, ये कांस्टेंट आता था, या क्या आता था, एंगल आता था। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos थीटा। ये लाइन कंफर्म है। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस थीटा का थोड़ा मान दे दीजिए कितना मान होगा, S1 इस S1 भाग से, यहाँ पे S1 है ना, तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, S1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 क्षेत्रफल कितना हम ले रहे हैं, इस बार S1 ले रहे हैं, तो S1 क्षेत्रफल के कारण यह थीटा का मान कितना होगा देखा जाए। S1 कहाँ पे लगा रहा है बल, यह देखो, अगर यह पॉइंट P अगर यहाँ पे हम सब कुछ करें तो S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ पे है, बताओ, क्षेत्रफल कहाँ पे लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे, बताओ, वैद्युत क्षेत्र हमारा कहाँ पे रहा, आगे की ओर। तो यह कोण हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का, कोण हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का। लिखेंगे थीटा बराबर कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान हम जानते हैं कितना होता है, 0, जानते हैं ना। तो अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, बताओ, E इंटू DS1 cos किसका मान कितना हो गया, 0, अर्थात यह फाई 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 0। क्या यह कंफर्म है। अब दूसरे भाग के कारण निकाला जाए, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः किस भाग के कारण, S2 भाग के कारण क्या निकाल रहे हैं, बताओ, P पर, कहां पे, बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स, कटने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जा रहा है। अगर कटने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये बताओ, φ2 हो जाएगा। अब ये φ2 कितना होगा, समझा जाए पहले इसे। अब ये φ2 कितना, S2 भाग के कारण निकाला जा रहा है कि नहीं, तो हमारा सूत्र पहले क्या होता है, E भाग क्षेत्रफल कितना लिया जा रहा है, S2 लिया जा रहा है यहाँ पे, और सूत्र क्या होता है, cos थीटा। अब यहाँ पे समझा जाए, यह देखा जाए cos थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, इस S2 भाग, अगर एक पॉइंट P रहा, यहाँ पे सपोज किया जाए इस बार, तो अगर पॉइंट P देखा जाए तो पॉइंट P का क्षेत्रफल कहाँ पे, पॉइंट P इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ पे है, बताओ, नीचे की ओर। S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ पे रहा, नीचे की ओर, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे लग रहा है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पे होगी, आगे की ओर। तो यह भी एंगल कितना बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का बन रहा है। पॉइंट P यहीं पर है, सब कुछ करके मतलब बताया जा रहा है कि कैसे हमारा कोण कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा देखा है, तो इस पॉइंट पर भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से cos 90 अंश बराबर फिर कितना होता है, हम जानते हैं 0 होता है, कंफर्म। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDS2, यहाँ पे हो जाएगा cos, कितना हो जाएगा, cos 90 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, 0, अर्थात यह टोटल वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, φ2 बराबर भी कितना आ जाएगा, 0, φ1 बराबर भी 0 आया, φ2 बराबर भी 0 आ गया। अब बचा एक पृष्ठ, यह कौन सा, यह वाला पृष्ठ। अब चलो इसके कार्ड भी देख लिया जाए। अब इसके कार्ड देखा जाए तो ये कितना निकलने वाला है, लिखेंगे। अब यह कौन सा पृष्ठ बचा हुआ है, यहाँ पे देखा जाए S3 पृष्ठ, लिखेंगे S3 क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न, क्या बताओ, उत्पन्न वैद्युत, क्या, बिंदु P पर ना, S3 क्षेत्र के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत
फ्लक्स। अब जब इसे निकाला जाए, अब किस पृष्ठ के कारण निकाला जा रहा है? इस वाले पृष्ठ के कारण, इस वाले पृष्ठ या स्त्री पृष्ठ के कारण। अगर इस पृष्ठ के कारण निकाला जाए तो इसका क्षेत्रफल कहां पे होगा? इसके परपेंडिकुलर, लंबवत होगा कि नहीं होगा? तो ये पहले हम देखिए विद्युत फ्लक्स होगा क्या। फाई 3 इक्वल कितना हो जाएगा? ई डी एस 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos थीटा। अब थीटा का मान देखा जाए, इसका क्षेत्रफल कहां पे लेना है? इसके लंबवत बिंदु बी पर क्षेत्रफल कहां पे रहा? आगे की ओर, और वैद्युत क्षेत्र भी कहां पे रहा? आगे की ओर। कोण कितना बना था हमारा? कोण थीटा इक्वल कितना बन गया? 0 डिग्री का, अर्थात तो cos 0 अंश हो जाएगा ये। तो cos 0 अंश का मान कितना होता है हमारा? 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? फाई 3 इक्वल टू देखा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? समझा जाए यहाँ से तो हो जाएगा ई डी एस 3 गुणे कितना हो जाएगा? 1। इसका इसमें गुणा करें तो फाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से ई डी एस 3, यही ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम इस क्षेत्रफल S3 वाले को हम क्या सपोज करें? S3 वाले का क्षेत्रफल यहाँ समझिएगा, यह क्षेत्रफल जो हो रहा है ये टोटल किस प्रकार के हो रहा है? इस देखा जाए तो यह बेलन, यह हमारा किस प्रकार का यह रॉड है? यह छड़ किस प्रकार का? एक बेलनाकार। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यह क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस बेलन की लंबाई के बराबर, इस बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही ना। तो यहाँ से अगर देखें, अच्छा यहाँ पे भी लाइन किया जाए तो अगर इसके बाद हम करेंगे क्या? अब एक समीकरण बनाएंगे, लिखिए क्या? इसके भाग, इस वाले भाग और इस वाले भाग और इस वाले भाग, तीनों भागों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे S1। अच्छा इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर उससे आगे देखा जाए। कितना नोट कर लेंगे हम पहले? अब हम देखेंगे क्या कि बिंदु P पर तीनों भागों के कारण, तीनों क्षेत्रफलों के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। बिंदु P पर कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे समझेंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए, समझा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो फाई टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? कौन कौन से पृष्ठ हो रहे हैं? फाई 1 प्लस कितना हो जाएगा? फाई 2 प्लस कितना हो जाएगा? फाई 3। अच्छा फाई 1 और फाई 2 का मान हमारा कितना निकला था? 0 निकला था, कंफर्म। तो यहाँ से फाई कुल की बात की जाए तो यह कितना निकल जाएगा? टोटल कितना निकल जाएगा? 0 प्लस 0, और इसका मान कितना निकला था? ई डी एस 3, यह लाइन कंफर्म है। अब यहाँ पे समझना तो फाई कुल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो ई डी एस 3। अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय लगाकर इस फाई का मान हम क्या करेंगे? हटाएंगे। किसका मान हटाएंगे? इस फाई का मान क्या किया जाएगा? हमारा हटाया जाएगा। लिखेंगे इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 ऊपर माना गया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण, सॉरी इसका मान, फाई का मान गॉस की प्रमेय से ना, गॉस की प्रमेय से किसका मान हटाना हमें? फाई का। लेकिन गॉस की प्रमेय से अच्छा गॉस की प्रमेय कहती क्या है कि फाई, अच्छा गॉस की प्रमेय किसके लिए लगती है? कुल विद्युत फ्लक्स के लिए। यहाँ पे समझिएगा, जब कभी भी कुल विद्युत फ्लक्स दिखेगा तो वहां पे किसकी प्रमेय आएगी? गॉस की प्रमेय आएगी। देखो यहाँ पे हमने S1 S2 S3 के लिए गॉस की प्रमेय नहीं लगाया था, क्यों? क्योंकि यह एक अलग अलग छोटे छोटे भागों के कारण निकाला जा रहा था, इसे संपूर्ण बेलन के कारण नहीं निकाला जा रहा था। अब यहाँ पे लेकिन क्या किया जा रहा है? यह संपूर्ण, यह कुल मतलब क्या हुई? संपूर्ण जब बेलन के लिए निकाला जाएगा तो वहां पे किसकी प्रयोग किया जाएगा? गॉस की प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो फाई कुल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? Q टोटल, कुल आवेश। ऊपर सूत्र क्या होता है हमारा? इस छड़ पर उपस्थित कुल आवेश और बटे में कितना होता है बताओ? एप्सिलॉन नॉट, यह सूत्र हमने लिख पाया था। तो यहाँ से फाई कुल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? बताना। Q अपान कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। अब इसका समीकरण 2 में क्या कर देंगे? मान रख देंगे। अच्छा ये बताओ एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, इसका तो मान हो गया। अब इसका क्षेत्रफल, इस बेलन का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल अगर देखा जाए S3 तो कितना होता है? बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? 2 पाई r l, यही तो ना, 2 पाई r l, यह हमारा क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है, कंफर्म। तो अब इसको उठाकर क्या कर देंगे? हम यहाँ पे रख देंगे। सभी का मान रखा है तो कितना आ जाएगा? ध्यान देना, यह हो जाएगा कितना? हाँ इसके स्थान पे क्या रखना हमें बताओ? Q अपान क्या रखना? लिखेंगे मान रखने पर। क्या लिखेंगे? मान रखने पर। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से देखा जाए इसके स्थान पे हमने रख दिया Q अपान कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट, और E तो ऐसे पढ़ाया
मल्टीप्लाई S3 के स्थान पे कितना रख दिया हमने बताओ 2 पाई r और कितना होगा l। r क्या होती है इसकी त्रिज्या, इसकी जो छोटा सा यह एरिया हो रहा है इसकी रेडियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें e का मान चाहिए नहीं चाहिए, इसको कहाँ पे भेज देंगे हम नीचे, यह चीज कहाँ पे आ जाएगी हमारे नीचे। तो हमारा e बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से देखा जाए तो q बटे कितना आ जाएगा देखो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 पाई r l। क्या कंफर्म है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अभी आप लोगों को समीकरण 1 से देखा जाए क्या लिखवाया गया था। अगर समीकरण 1 से देखा जाए तो समीकरण 1 से क्या लिखवाया गया था, ये बताओ। समीकरण 1 से लिखवाया गया था, समीकरण 1 से क्या लिखवाया गया था कि लेम्डा बराबर कितना था q अपान l, क्या ये लिखवाया था। ऊपर समीकरण 1 आप लोग देखिएगा जो नोट किए हैं उसमें क्या लिखवाया था लेम्डा बराबर q अपान l। तो यहाँ पे देखो q अपान l दिख रहा है कि नहीं, इस q अपान l के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं लेम्डा। तो पहले अगर देखा जाए तो इसको मैं सेट कर सकते हैं कि नहीं, 1 अपान कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट r। हमने देखो 2 क्या लिखा ऊपर 1 कर दिया, नीचे कितना कर दिया 2 पाई यहाँ पे कर दिया कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू क्या कर दिया ऊपर कितना है q। अच्छा q का 1 गुणा होगा तो q रहेगा हमारा, और नीचे कितना है अभी बताओ l। यह कितना है किसके बराबर है बताओ, ये किसके बराबर हमारा रहा e के बराबर। अब इस समीकरण 1 से हम क्या करेंगे लेम्डा के स्थान पे कितना रख देंगे बताओ, देखो q अपान l के स्थान पे कितना रख देंगे लेम्डा। तो यहां से सूत्र क्या निकल जाएगा हमारा e बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू कितना हो जाएगा लेम्डा, और e बराबर तब हमारा निकल कितना आ जाएगा इसका 1 में गुणा हो जाएगा तो लेम्डा, नीचे कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यह सूत्र किसके कारण निकला, बेलन इसी छड़ के संपूर्ण भाग के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो यह सूत्र आप लोग या मतलब तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या निकाला गया था S1 भाग के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, फिर S2 के कारण, फिर इस बेलन के कारण निकाला गया, फिर तीनों को क्या कर दिया गया था जोड़ दिया गया था। कंफर्म S1 S2 वाला तो 0 आ गया था, S3 वाला में कुछ आया था हमारा मान में निकला था। अब कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या लगा था गॉस की प्रमेय लगाई गई थी, ठीक है। तो अगर अब देखा जाए तो बेलन का क्षेत्रफल यहाँ से बेलनाकार हो रहा था तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r l रख दिया गया था। तो यहाँ से क्या कर दिया गया था, उसके बाद समीकरण 1 से हमने लेम्डा के स्थान पे q अपान l रख दिया था, और q अपान l के यहाँ पे q अपान l के स्थान पे हम जानते हैं कितना होता है लेम्डा रख दिया। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ से क्षण के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो यह डेरिवेशन आप लोग एक बार अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे आगे इस बार। अब इसका अगला टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग अच्छे से समझकर अपना तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या चलेगा समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या चलने वाला है, अगले वाले वीडियो में हमारा चलेगा, अगर यह तो क्षण के कारण हो गया, अब अगले वाले वीडियो में देखेंगे प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।